नमस्कार, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्सर हमारे जहन में जब भी लोकतंत्र या गणतंत्र शब्द आता है तो ब्रिटेन की छवि निर्मित होती है, या अगर हम यूं कहें कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हम ब्रिटेन को ही मानते हैं। थोड़ा और अगर प्राचीन समय में जाएं तो हम एथेंस के बारे में बात करते हैं कि वहां पर लोकतंत्र के साक्ष्य मिलते हैं, लोकतंत्र का आधार मिलता है। लेकिन वही दूसरी ओर जब हम भारत की बात करते हैं तो बड़ा एक नकारात्मक सी छवि बनती है कि जहां पर हमारे लिए इस तरीके की जानकारियां उपलब्ध हैं कि भारत तो एक गैर लोकतांत्रिक समाज रहा है, राजतंत्रात्मक इतिहास रहा है। यहाँ लोकतंत्र दूर दूर तक भारतीय लोगों के लिए बिल्कुल एक नई चीज़ यहाँ पर रही। हमें तो ये बताया गया है कि ब्रिटेन जब भारत में शासन करने के लिए आया तब पहली बार आधुनिक विचारों से हमारा ताल्लुकात वहाँ पर हुआ। हमने पहली बार लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनको जानना शुरू किया। और देश जब आज़ाद हुआ और हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को स्वीकार किया तो हमें ये बताया जाता है कि लोकतंत्र तो बिल्कुल हमारे लिए नया था। यानी लोकतंत्र का अनुभव हमारे पास कोई भी किसी तरीके का नहीं रहा है और यह बिल्कुल एक नई व्यवस्था के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई हम इस सच को इसी रूप में स्वीकार करें कि भारत एक गैर लोकतांत्रिक देश रहा है, लोकतंत्र का प्राचीनतम कोई यहाँ पर साक्ष्य नहीं है और यह हमारे लिए बिल्कुल नई नई बात यहाँ पर है। आज हम गर्व करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है। क्या हम यह भी गर्व कर सकते हैं कि भारत विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र है? क्या हम भारत को भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह सकते हैं? और अगर यह प्रश्न मैं यहाँ पर उपस्थित कर रहा हूँ तो इसका कोई न कोई साक्ष्य और आधार भी होगा, क्योंकि यह चर्चा इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वह भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसीज के रूप में वहां पर उल्लेखित किया है। और इस बार जो रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका थीम भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया है। तो स्वाभाविक रूप में थोड़ा सा जांच पड़ताल करना जरूरी है। अगर हम भारत के लोकतंत्र को समझने की कोशिश करें, इसके इतिहास को, तो उसके पहले हमें लोकतंत्र को समझना होगा। देखिए, लोकतंत्र को दो रूपों में हम परिभाषित करते हैं। एक, इसे हम शासन के तरीके के रूप में, शासन प्रणाली, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का मतलब चुनी हुई सरकार, जहां वंशानुगत सरकार न हो, यानी जहां राजा का बेटा राजा नहीं होता है बल्कि जनता अपने प्रतिनिधियों को, अपने नेतृत्वकर्ता को चुनती है और जहां पर शासन में जनता की भागीदारी होती है। तो एक तरीका ये यहां पर होता है जिसे अब्राहम लिंकन कहते हैं कि जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यही तो लोकतंत्र है। यह चुनाव केंद्रित लोकतंत्र की धारणा है, यानी अगर चुनाव हो रहा है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुन रही है तो लोकतंत्र है, अन्यथा नहीं। अब अगर इस परिभाषा के आधार पर दुनिया में हम लोकतंत्र की पहचान करना शुरू करेंगे तो निष्कर्ष बड़े आधे अधूरे से मिलेंगे, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां चुनाव तो होता है लेकिन क्या वहां पर वाकई लोकतंत्र है? हम उत्तर कोरिया की ही बात कर लें। किम जोंग तो कहने के लिए वहां पर चुनाव आयोजित कराता है, लेकिन एक ही व्यक्ति वहां चुनाव में खड़ा होगा या बाकी लोग खड़े होंगे डर के मारे, वहां पर कोई जो है उनको मतदान नहीं करेगा, एक ही व्यक्ति वहां पर जीतेगा। क्या इसको हम लोकतंत्र बोले? जहां पर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है दिखाने के लिए, लेकिन नागरिकों के अधिकार, नागरिकों की आजादी का दमन रोजाना किया जा रहा हो, क्या हम उसको लोकतंत्र कहेंगे? जी नहीं। लोकतंत्र की परिभाषा केवल शासन प्रणाली के रूप में नहीं है। लोकतंत्र सही मायने में एक मूल्य व्यवस्था है, एक जीने का तरीका है जो हमारे स्वभाव में, हमारी आदतों में दिखाई देता है, जो हमारी संस्थाओं में, जो हमारे समाज में और जो व्यक्तियों के अंदर वहां पर दिखाई दे, वो सब लोकतंत्र है। यानी जहां पर अगर हम लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें कि स्वतंत्रता की भावना हो, समानता की भावना हो, नागरिकों के पास अधिकार हो, जहां न्यायपूर्ण समाज हो, सहअस्तित्व और समावेशी समाज हो, हम उसे लोकतंत्र वहां पर कहेंगे। और इन दोनों मानकों के आधार पर हमें लोकतंत्र के इतिहास का परीक्षण करना चाहिए। अगर इस आधार पर हम देखें कि क्या भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी, क्या यहां पर चुनी हुई सरकार थी और इसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या हम कह सकते हैं? हमने जैसा आपको बताया कि अगर एथेंस की बात करें तो वहां पर लोकतंत्र इसीलिए माना जाता है क्योंकि वहां एक असेंबली होती थी और वहां पर जो लोग एकत्रित होते थे वे लोग वहां पर मिलकर निर्णय लेते थे। वहां पर जो भी चर्चा और परिचर्चा के माध्यम से निर्णय लिए जाते थे उनको लागू किया जाता था, इसलिए उसको लोकतंत्र माना जाता। लेकिन भारत में इसी तरीके की व्यवस्था होने के बावजूद भारत को यह दर्जा नहीं दिया गया। और अगर मैं कह रहा हूं भारत को यह दर्जा, मतलब भारत में ये चीजें थी तो कैसे थी? आइए थोड़ा साक्ष्य हम थोड़ा बात कर लें। हम वेद से शुरू करते हैं, वैदिक इरा से। ऋग्वेद और अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो वहां 3 शब्दों का उल्लेख मिलता है, सभा, समिति और संसद। वही संसद जिसके आधार पर आज हम अपनी विधायिका को, केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं। सभा का मतलब होता था वृद्ध लोगों का, बड़े लोगों का, समाज के विशिष्ट लोगों का सदन वहां पर होता था।
जो समिति होती थी वह जनसाधारण की वह समूह होता था जहां जनता के लोग वहां एकत्रित होते थे, और संसद एक इसी तरीके की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हुआ करती थी। यह देखा जाता था कि वहां पर जो भी निर्णय लिए जाते थे वह चर्चा और परिचर्चा के माध्यम से लिए जाते थे, और कोशिश किया जाता था कि आम सहमति निर्मित की जाए और उसके आधार पर ही निर्णय वहां पर लिए जाए। तो वैदिक इरा में इस तरीके के साक्ष्य मिलते हैं। आगे चलकर महाजनपद काल में जब हम आते हैं तो 10 रिपब्लिक हमें जो है उनके साक्ष्य मिलते हैं, जिनमें हम लिच्छवी का नाम सुनते हैं, मल्ल का नाम सुनते हैं, योद्धे का नाम सुनते हैं। तमाम तरीके के ऐसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था अलग अलग भारत के हिस्सों में यहाँ पर प्रचलित थी, जहाँ जिन्हें गणतंत्र कहा जाता था। और इसका जो प्रमाण है, आप अगर दिक् निकाय में देखेंगे या उत्तर निकाय में देखेंगे, या जो है अगर अष्टाध्यायी में आप देखेंगे, इन शब्दों का उल्लेख वहां पर मिला हुआ है कि गणतंत्र है। गण यानी जनता का समूह, उस जनता के समूह के द्वारा जो व्यवस्था चल रही थी वह गणतंत्र के रूप में वहां पर देखी जाती थी, जहां पर जनता जो है अपने नेताओं का चयन वहां पर करती थी। इस तरीके के गणतंत्र वहां पर देखे जाते थे। निर्णय आम सहमति से लेने के प्रयास किए जाते थे, चर्चा और परिचर्चा को बल दिया जाता था। इसी तरीके से अगर हम बौद्ध मठों की बात करें, जिनमें संघ व्यवस्था की बात की जाती है, तो यह शुरुआती लोकतंत्र का विचार वहां पर दिखाई देता है, क्योंकि संघ में जो मोंक होते थे, भिक्षु होते थे, वे अपने नेता का चयन करते थे। और यहां तक कि जो मठ होते थे, जो संघ होते थे, बौद्ध संघ, वहां पर निर्णय मतदान के माध्यम से होते थे। अगर यह लोकतंत्र का यह मानक है तो इस मानक को आप याद रखिए कि वहां मतदान के माध्यम से, मतदान के जरिए निर्णय लिए जाते थे। कहा जाता था कि वहां पर भिक्षु जो है वह अपना निर्णय दूसरे के कान में वहां पर बोलता था। मतलब एक तरीके का गोपनीय मतदान का व्यवस्था वहां पर दिखाई देता है। इस आधार पर हम इसको लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि ये शासन प्रणाली, यहां प्रतिनिधि चुने जाते थे और मतदान होता था। इसी तरीके से अगर हम बात करें तमिलनाडु के तंजावुर जिले की, तो वहां एक शिलालेख मिला हुआ है 4वीं सदी में, और बताया जाता है कि वहां पर शिलालेख में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है कि आखिर कैसे पंचायतों का चुनाव होता था, पंचायतों का काम क्या होता था, और यहां तक कि अगर पंचायत में कोई सदस्य सही काम नहीं कर रहा होता तो उसे कैसे निकाला जा सकता था। ये सब भी चीजें वहां पर दी गई थी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ श्रेणी व्यवस्था के बारे में बात किया जाता है, गिल्ड सिस्टम के बारे में बात किया जाता है, निगम शब्द का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है, यानी टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की बात यहाँ पर की जाती है। इस तरीके की चीजें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं, जो स्पष्ट करती हैं कि शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र के शुरुआती साक्ष्य भारत में उपस्थित थे। वही दूसरी तरफ अगर हम एथेंस की बात करें तो एथेंस में सभी लोग वहां पर शासन में भाग नहीं लेते थे। वहां पर मुट्ठी भर लोगों का शासन में भागीदारी था, क्योंकि महिलाएं, बच्चे, श्रमिक और जो वहां दास होते थे उनको कभी भी यह दर्जा नहीं दिया गया था कि वह शासन में भाग ले। उन्हें नागरिक माना ही नहीं जाता था। तो इसलिए आधा अधूरा उनका भी लोकतंत्र था, और उनसे ज्यादा प्राचीन काल से हमारे यहाँ लोकतंत्र के साक्ष्य मिलते हैं। एक और दृष्टांत यहीं पर मैं देना चाहूंगा। रामायण में इस प्रसंग का उल्लेख है कि जब राजा दशरथ जो है वृद्ध हुए और नए राजा को चुनने की बारी आई, तो वहां पर उन्होंने अपने मंत्रियों से और जनता के प्रतिनिधियों से संपर्क किया, और उनकी सहमति से, उनके विचार विमर्श के बाद श्री राम का नाम वहां पर लिया गया अगले राजा के रूप में। यानी उस वक्त भी जो है वह लोगों से परामर्श करके ही निर्णय लिए जाते थे। भले ही व्यवस्था राजतंत्रात्मक हो, राजा का शासन हो, लेकिन निर्णय में वह जनता की भागीदारी होती थी। तो यह लोकतंत्र के ही साक्ष्य हमारे प्राचीन समय में दिखाई देते हैं। तो इतने साक्ष्य मुझे लगते हैं कि निश्चित रूप से भारत में लोकतंत्र को बुनियादी रूप में स्थापित करते हैं। दूसरा, लोकतंत्र एक मूल्य व्यवस्था के रूप में है। मूल्य व्यवस्था का मतलब है कि जहां पर स्वतंत्रता हो, अधिकार हो, न्याय हो, जहां पर सभी के साथ समानता का व्यवहार, तब तो भारत लोकतंत्र का मूल्य तो भारत की आत्मा रही है। आप देखिए यहां पर एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। भारत में न्याय दर्शन यहां पर रहा है, बौद्ध दर्शन रहा है, जैन दर्शन रहा है, जो नास्तिक दर्शन के रूप में भी कई बार माने जाते हैं। और सबसे ज्यादा नास्तिक दर्शन के रूप में तो चारवाक दर्शन के रूप में, हम लोकायत दर्शन के रूप में यहां पर हम बात करें तो उनको भी मान्यता यहां पर मिली हुई थी। यानी चारवाक को तो ऋषि के रूप में देखा जाता था, ऋषि चारवाक वहां पर कहा जाता था। तो अलग अलग मत मतांतर भारत में रहे, कभी भी एक तरीके की यहां पर विचार परंपरा नहीं रही। इसके बावजूद सभी लोगों को यहां पर स्थान दिया गया था। क्यों? क्योंकि यहां पर अस्तित्व और सहिष्णुता की भावना मजबूती के साथ भारतीय समाज की अंतर आत्मा की विशेषता यहां पर देखी जाती थी। यहां पर जब हम बात करते हैं
कि भारत में वह जब सहिष्णुता और सह अस्तित्व की भावना है तो हम किस रूप में देखते हैं? हम देखते हैं कि यहाँ पर जब अशोक ने कलिंग पर हमला किया तो आपको मालूम होना चाहिए कि कलिंग में कोई राजा का शासन नहीं था, वहाँ जनता ही शासन करती थी, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते थे। कलिंग पर शासन किया और कलिंग के लोगों ने बिल्कुल भी वहाँ पर गिव अप नहीं किया। ये एक बड़ी प्रवृत्ति यहाँ जनता की शक्ति के रूप में देखी गई थी। और अशोक जो चंडा अशोक से फिर धर्माशोक के रूप में बदलते हैं और वहाँ से धम्मा की पॉलिसी वह पूरे भारत में वहाँ पर वह आगे लेकर चलते हैं और जहाँ पर कहते हैं कि सबको अपनी अपनी धार्मिक आज़ादी है, जो जैसा जीवन जीना चाहे वह वैसा जीवन जी सकता है। यह लोकतंत्र का उद्घोष था जो पूरे भारत में उसके बाद वहाँ पर फैला। आगे के जो हमारे अलग अलग शासक रहे वहाँ पर भी दिखाई देता है। जब हम अकबर के बारे में बात करते हैं, सुलह कुल के बारे में बात करते हैं और हम कहते हैं कि जहाँ पर सभी लोगों को अपने अपने तरीके से जीवन जीने की आज़ादी दी गई, तो निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के ही मूल्य हैं। यानी भले ही भारत में राजतंत्र की व्यवस्था रही हो, लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित रहा है। जहां पर यह देखा जाता था कि पारसी धर्म के लोग आए, यहूदी आए, यहां अलग अलग तरीके के समूह और समुदाय के लोग आए, लेकिन किसी को बदलने का प्रयास नहीं किया गया, किसी के ऊपर जबरन कोई चीज थोपने का प्रयास नहीं किया गया। तो भारत की मूल आत्मा ही लोकतांत्रिक रही है। यह भले ही यहां पर कहा जाता है, आरोप लगता है भारत पर कि जाति व्यवस्था यहां पर थी, यहां छुआछूत था, महिलाओं के साथ बुरे व्यवहार होते थे, पितृसत्तात्मक और सामंती सोच यहां पर थी, इसलिए यह समाज गैर लोकतांत्रिक था। तो निश्चित रूप से इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता है। ये चीजें तो थी ही भारतीय समाज में, लेकिन क्या इन्हीं आधार पर एथेंस और यूरोप के समाज की हम मूल्यांकन करते हैं, क्या तुलना करते हैं? हम तो सीधे उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि वो लोकतंत्र है। अगर हम ग्रीस की बात करें तो दास प्रथा वहां पर प्रचलित थी और 18वीं शताब्दी तक यूरोप में दास प्रथा थी, जहां पर लोगों का क्रय विक्रय, इंसानों का क्रय विक्रय होता था, जंजीरों से उन्हें बांध कर रखा जाता था। 17वीं 18वीं सदी तक यूरोप में महिलाओं के खिलाफ विच हंटिंग के केसेस आते थे, जहां पर उन्हें चुड़ैल के रूप में देखा जाता था, उनके ऊपर हमले किए जाते थे। क्या वह समाज जो है लोकतांत्रिक समाज रहा होगा? हम वहां पर सामंती सोच को देखते हैं, वहां अमीर और गरीब की खाई को भी हमने देखा है। ऐसा नहीं है कि यूरोप का समाज परफेक्ट था। अगर यूरोप का समाज परफेक्ट नहीं था, हमारा समाज भी परफेक्ट नहीं था। हमारे यहां भी कुछ न कुछ इस तरीके की विसंगतियां रही और गंभीर विसंगतियां रही हैं, जिन्हें हमने अब दूर धीरे धीरे करने का प्रयास वहां पर किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में जो मूल आत्मा यहां पर रही है वह लोकतांत्रिक नहीं रही है। भारत में लोकतंत्र के तमाम उदाहरण यहां पर साक्ष्य दिखाई देते हैं, शासन प्रणाली के रूप में भी और विचार के रूप में भी। और इसलिए यह कहना, यह बिना झिझक के कहना कि भारत जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसीज के रूप में है, यह निश्चित रूप से हर भारतीय इसे स्वीकार कर सकता है और यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह बहुत ज़रूरी हो जाता है हम सभी लोगों के लिए कि हम अपने अतीत, अपने इतिहास के वैभव से जुड़ें। कहा जाता है कि कई बार इतिहास की बातें नहीं होनी चाहिए, इतिहास की बातें बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास आपका भविष्य तय करता है। इतिहास आपको प्रेरणा देता है, आपको प्रोत्साहन देता है। इतिहास आपको एक मजबूत इच्छा शक्ति देता है। इतिहास आपको बताता है कि आप क्या थे और आज क्या हैं और आने वाले समय में आपको क्या होना है। अगर हमें आने वाले कुछ दशकों में विकसित देश बनना है, हमें श्रेष्ठ भारत बनना है, हमें मजबूत भारत बनना है, तो निश्चित रूप से हमें इस तरीके के फॉल्स नैरेटिव जो हमारे भारतीय लोगों को नकारात्मक बनाते हैं, उदासीन बनाते हैं, आत्म आलोचक बनाते हैं और जो हमें यह सिखाया गया है कि भारतीय होने में शर्मिंदगी होनी चाहिए क्योंकि आपका समाज ऐसा रहा है, वैसा रहा है, हमें उस नैरेटिव को खत्म करना होगा। हमें जवाब देना होगा कि जो कमियां हमारी रही हैं ये तभी हो पाएगा कि जब आप अपने अतीत की अच्छाइयों को अपने साथ लेकर चले और जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को बेहतर करने का प्रयास करें। कमियों को ढकने का काम नहीं होना चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई समस्या थी, महिलाओं के साथ गलत होता था, अछूतों के साथ गलत होता था, जनजातियों के साथ गलत हुआ है, निश्चित रूप से हमें इसे स्वीकार करना चाहिए बड़े दिल के साथ और इस ऐतिहासिक गलती को सही करने की कोशिश होनी चाहिए और हम कर भी रहे हैं। निश्चित रूप से इस गणतंत्र पर हम सब लोगों को यह प्रण लेना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र को अधिक जीवंत, परिपक्व कैसे बनाया जाए। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग भी इस नैरेटिव को सही तरीके से समझेंगे कि जो यूरोप के लोग हमें समझाते हैं कि वही हर जगह श्रेष्ठ रहे हैं, बौद्धिक रूप में, भौतिक रूप में, आर्थिक रूप में, हर तरीके से, तो यह नैरेटिव उनका नहीं सही है। आने वाले समय में भारत पूरी दुनिया का नैरेटिव चेंज करेगा। हाँ, हम सबको एक समाज के रूप में अब मजबूत होने की ज़रूरत है।
ये जो धार्मिक, जातीय, भाषाई तमाम तरीके के संघर्ष और हिंसा है, कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल करना होगा। ये समस्या का विषय है, लेकिन इस समस्या का भी निदान हम कर लेंगे, क्योंकि हम एक ऐसे जीवंत देश और समाज रहे हैं जो निश्चित रूप से अपने अंदर सेल्फ करेक्शन की कला जानते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।